साथियों, कई लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं रहती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि सोयाबीन में आमतौर पे दो रंगों के फूल देखे जाते हैं। एक तो बैंगनी फूल होता है या सफ़ेद रंग का फूल होता है। तो ये सोयाबीन की किसी किस्म में बैंगनी रंग का फूल होता है तो किसी दूसरी किस्म में सफ़ेद रंग का फूल होता है। तो ये फूलों का रंग किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चूँकि जो रंग है फूलों का या ऐसे कुछ सोयाबीन की फसल में जो कैरेक्टर होते हैं जो कि आनुवंशिक रूप से इसके ऊपर प्रभाव होता है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हमारे जो संस्थान के जो आनुवंशिकी विशेषज्ञ है डॉक्टर राजकुमार रामटेके साहब, उनसे चर्चा करेंगे। तो रामटेके साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपसे हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि सोयाबीन में अधिकतर जो देखे गए दो रंग के फूल देखे गए, सही है ना? दो ही, मतलब सफ़ेद रंग का फूल या बैंगनी रंग का फूल। तो जनरली क्या है कि ये पाया जाता है कि सोयाबीन के केस में दो कलर के फूल होते हैं, बैंगनी और सफ़ेद। और ये जो है ये उसकी आनुवंशिकी निर्धारित करती है कि किस तरीके से उनके जीनोटाइप और जीनोम है उसके आधार पर ही डिसाइड करता है। और ये चीज़ें हम लोग जो फसल उत्पादन है या उपज ज़्यादा हो, ये इसके लिए जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फूलों का वैसे उसमें इम्पैक्ट नहीं, लेकिन जब क्रॉसिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे तो क्रॉस करना होता है, वैसे तो डाइवर्स पेरेंट होते हैं। डाइवर्स जनरली हम लोग जब हम उपज ध्यान में रखते हैं तो जनरली डाइवर्स पेरेंट कि भाई उनके वाइड वैरायटी हो, ऐसे पेरेंट सिलेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पेरेंट सिलेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं कि इसके पहले भी हमारे इसमें जेनेटिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, जिनको फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं, मेंडल। और मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स के आधार पर तो पेरेंट्स का अगर क्रॉस करते हैं तो किस तरीके से उनकी और बच्चे के आगे दूसरी जो जनरेशन जिसको F2 बोलते हैं हम लोग, तो उसमें किस तरीके से। आपको हल्का सा थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं अपने जो दर्शक है उसमें कई सारे किसान भी हैं, जो हम तकनीकी भाषा में जब जाते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए एक कॉमन भाषा में जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे वैज्ञानिक संस्थान पे या जो अनुसंधान कार्यक्रम अपनाते हैं, जो कि अधिकतर जो होते हैं कि सोयाबीन की फसल में जो आजकल जो अनुसंधान कार्यक्रम जो चल रहे हैं, या तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए या कुछ विशेष गुण जैसे कि कीट या रोग के बारे में प्रतिरोधकता लाने के लिए, इस प्रकार के ये नए क्रॉसिंग करते हैं। तो जब जो नई किस्म जो होती है उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है कि जो किस्म दो अलग अलग किस्में लेते हैं, उसमें जो कोई एक किस्म में एक अच्छा गुण होता है तो दूसरे किस्म में एक अच्छा गुण होता है। तो आप लोग क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं कि जब क्रॉसिंग की प्रक्रिया शुरू से अगर आप बताएंगे कि हम किस प्रकार से करते हैं और वो उसमें आपका क्या उद्देश्य रहता है? तो उसमें क्या है कि हम पहले देख लेते हैं, पूरा जर्म प्लाज्म देख लेते हैं कि किस में कौन सी विशेषता है। और अगर ये देख लेते हैं कि जनरली जो रिलीज्ड वैरायटी होती है वो एग्रोनॉमिकली सुपीरियर मानी जाती है और होती है। हमारा पहला कैरेक्टर होता है हाई उपज, सबसे ज़्यादा उपज। और लेकिन कई बार वो वैरायटी जो होती है वो ससेप्टिबल होती है किसी बीमारी के लिए, तो हम देखते हैं कि कहीं जो रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर है पर्टिकुलर, उस डिजीज रेजिस्टेंस समझ लो या इंसेक्ट रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, तो वो वाला कैरेक्टर कहीं और वो जनरली वाइल्ड वैरायटी या जो वैरायटी रिलीज नहीं हुई या जो लैंड रेसेस होती है उसमें पाया जाता है। तो उसको हम खाली सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए उसको हम क्रॉस करेंगे। और जो एग्रोनॉमिकल सुपीरियर वो ससेप्टिबल होती है उसका क्रॉस करेंगे। लेकिन क्रॉस करते समय हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि इसमें दो पेरेंट में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ताकि हम हाइब्रिड F1 पहचान सकें। अदरवाइज़ क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और अपने आप में ही ये हाइब्रिड होके निकल जाती है। इसलिए हम फोर्सेप्स का यूज़ करके
उसका इमेस्कुलेशन मतलब पोलन नहीं, remove करना। यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि दो डोमिनेंट कैरेक्टर्स लेते हैं। मान लीजिए कि दो डोमिनेंट कैरेक्टर अलग अलग दो किस्मों में होंगे, बिल्कुल बिल्कुल दो जीनोटाइप में होंगे, और उसमें क्या फूलों का रंग अलग अलग रहेगा कि एक जैसा ही रह सकता है? वो एक जैसा भी रह सकता है और दूसरे अलग अलग कलर का भी रह जी, सकता है। जी। लेकिन अलग अलग कलर लेने से क्या है कि हमारे दिमाग में रहता है कि ये कलर डोमिनेंट, जैसे पर्पल कलर सोयाबीन के केस में डोमिनेंट है, तो जो बच्चा होगा जी। वो पर्पल ही होगा, मतलब बैंगनी होगा, वो वाइट नहीं होगा। अच्छा, वो तो जनरली हम पर्पल कलर डोमिनेंट है। डोमिनेंट जी। है। वो जनरली फिर क्या करते हैं कि कोई भी बच्चा अपने माँ के जैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये कैरेक्टर natural मैप प्रक्रिया। माँ के अगर पर्पल मतलब बैंगनी कलर का अगर फीमेल यूज़ किया हमने, जी तो वो तो पर्पल ही आएगा। बिल्कुल। इसलिए हम वाइट जनरली ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं इसको। हाँ, जनरली हम जो ऊपर माँ से को दिखने वाला हाँ, कैरेक्टर है। हाँ, तो इसलिए हम जनरली वाइट कलर का रखेंगे जी और उसका जो बच्चा आएगा पर्पल आना चाहिए, जी, क्योंकि पर्पल डोमिनेंट कैरेक्टर पर्पल है। डोमिनेंट कैरेक्टर जी। है। और ये और कहावत चलती है कि माँ तो मतलब पक्की होती है, जी मदर इज सर्टेनिटी एंड फादर इज डाउटफुल। जी। हमेशा फादर का ही पैटर्निटी टेस्ट होता है, मदर का नहीं होता है। क्यों? बिल्कुल सही है। क्यों? अब बच्चा अगर पर्पल आता है, माँ का कलर क्या था? वाइट था, जी सफ़ेद था। बच्चा अगर पर्पल आता है तो इसका मतलब बाप का ही बच्चा है, जी बाप का वो कैरेक्टर लेके आया जो डोमिनेंट था। इसलिए जनरली फिर वाइट को हम जो रिसेसिव होती है कलर, तो उसको माँ रखते हैं और उसको जनरली बाप। अगर दोनों समझ लो, हमको फिर भी क्रॉस करना और हाँ, दोनों यही मैं पर्पल पूछना पर्पल, चाहता था कि दोनों अगर पर्पल ही कलर के हैं हाँ। या दोनों सफेद ही कलर के, Yes. फिर क्या होगा? फिर हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं। जैसे नैरो पत्ती होती है, लंबी पत्ती का फालाकार शेप की पत्ती होती है, और दूसरे का राउंड शेप होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई डोमिनेंट है क्या। और जनरली कई बार इंटरमीडिएट आता है, ना पूरा गोल पत्ता आएगा ना लंबा आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। तो उसमें समझ जाते हैं कि ये हाइब्रिड पॉड बन चुका है। तो F1 आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, या तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर F1 बेस मतलब पे, जो क्रॉसिंग होने के बाद सबसे पहला जो हाँ सबसे जी, पहला जो, जी तो या तो उसके आधार पर, मार्फोलॉजिकल आधार पर। और अगर ये नहीं होता है और बहुत ही डाउटफुल है, तो हम पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, DNA पैटर्निटी। कि कई बार आपने भी देखा होगा कि माँ बाप को तो 11 उंगली रहती नहीं है बिल्कुल और बच्चे को 11वीं उंगली आ जाती है। कई बार देखा जाता है। जी तो अब आदमी सोचता है कि मतलब ये ना बाप में 11 उंगली थी ना मदर में 11, ये कहाँ से आ गए? तो वो आपको पता नहीं, छठवें जनरेशन की पहले की कैरेक्टर जो मतलब जो था कभी आपके पेडिग्री में वो था। हाँ, अब आया। जी तो कई बार ऐसे होता है। तो ये सारी आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे DNA में ये चीज़ें छुपी रहती है।